आज हम लोग 10th में लेक्चर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशंस को निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमने जितने भी टाइप्स का मेथड था, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी था, ये सब सारे मेथड हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है। तो आज हम लोग कंडीशन बेस्ड पे पढ़ेंगे प्रॉब्लम, जैसे कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यदि हमें कोई k की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए दोनों की वैल्यू जो होना, दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 0 हो। ठीक है। तो यदि यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और क्या देगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो a भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और क्या देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। और जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तब ये देता है इनकंसिस्टेंट, और इसमें आता है नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में तुम्हें सॉल्यूशन मिल रहा है x और y की वैल्यू, तो इसलिए इसमें कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोले। और इनकंसिस्टेंट जस्ट उसका उल्टा, कि जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो यहां पर 3 केसेस आता है। ठीक है। इस 3 केसेस के बेसिक पे तुम्हें प्रॉब्लम्स को लगाया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया कि ये किस तरीके से ये काम हो रहा है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और ये चीज कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। तो अब तुम देखो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बता दिए थे कि क्यों कंडीशंस होता है। ठीक है ना। जब हम लोग वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जब निकालते हैं, तो जो अपॉन वाला पोर्शन होता है वो नॉट इक्वल टू 0, ये केस को बताता है। ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, कि रेशियो सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 3x 4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो रेशियो लोगे 2/4, 4/8 और 6/12। रेशियो लिखने का क्या तरीका है, a1 by a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो है, b1 by b2 y का है, और कांस्टेंट वाला जो है सो क्या है, c1 c2 है। अब तुम देखो कि 2/4 क्या होता है, 1/2, ab 1/2, ab 1/2, ये तीनों जो है सो आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि तीनों आपस में 1/2 के साथ इक्वल है। ठीक है। तो यहां से समझ सकते हो कि इसकी जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हो रहा है। ठीक है। तो आप समझो इस इक्वेशंस को, तो ध्यान से पता चलेगा कि ये जो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। ये कैसे, देखो यहां से जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस और ये देखो, ये दोनों एक जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, एक जैसा। तो क्या समझ में आया कि ये दोनों जब इक्वेशंस एक जैसा लग रहा है, मतलब आप समझो कि मैंने एक बात बताया था कि कोई भी एक ऐसा एक इक्वेशंस और जिसमें दो वेरिएबल हो, कोई एक ऐसा जो एक इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स हो, तो हमेशा उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यहां पर आप x कुछ भी रखोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगा, जो इस दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड, बिकॉज़ बोथ आर द सेम इक्वेशंस। यार आप सोचो कि जब इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये दोनों एक जैसा है, तो दूसरे वाले को भी सेटिस्फाइड करेगा, ऑब्वियस है। तो ये कहानी जो है, स्टोरी है, वो कब होगा, जब ये दोनों का जो रेशियो है ये क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो जब जब रेशियो सेम होगा, जब जब ये चीज क्या होगा, यहाँ पे ये चीज यूज होगा। तो यही वजह के कारण यहाँ पे कहा गया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यदि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्या हम लोग इसको आंसर को लिख सकते हैं। हाँ, आप आंसर को भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो, इसको आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है, वो बड़ा
आराम से आप लिख सकते हो। देखो क्या आप कर लो, क्या मान लो कि x की जो है वैल्यू वो k है, x क्या है k है। अच्छा x k होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या होगी, तो 4y 6 माइनस 2k और y इज इक्वल टू 6 माइनस 2k अपॉन 4। आप ऊपर में से 2 कॉमन लो, नीचे में 2 कॉमन लो और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द 3 माइनस k अपॉन 2। तो आप समझो कि जब x k होगा और y 3 माइनस k अपॉन 2 होगा, वेयर k इज एनी रियल, तो ये जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका है। अब देखो क्या यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, ये आप समझ सकते हो। जैसे k बिलोंग्स टू रियल है, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब k की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लग सकते हो। अरे तो रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो k की जगह पर 1 रखो तो x 1 आएगा, तो y क्या होगा 1 आएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो रियल में 0 रखें तो ये 0 है, तो ये कितना आएगा 3/2। तो ऐसे ऐसे क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो मैंने तुम्हें बताया ये दोनों के बारे में कि आखिर ये कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट और यूनिक में फर्क क्या होता है। इनफाइनाइट में x और y की वैल्यू मतलब कि बहुत सारा होता है, मतलब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू कोई एक ही आएगा, ठीक है ना, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते रहेगा, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जिक्र कर लिया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब हम लोग ये थर्ड के बारे में जिक्र करते हैं, क्या कि थर्ड वाले में नो सॉल्यूशन लिखने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। तो हम लोग एक ऐसा चीज बनाते हैं सिस्टम कि a1/a2 और b1/b2 सेम रहे और c1/c2 क्या है सेम नहीं रहे। तो देखो 2x + 4y = 5 और यहाँ पे भी हम लोग लिख दिए 4x + 8y हम लोग यहाँ पे 9 लिख दिए। अब देखो यहाँ से 2/4 आएगा, 4/8 आएगा और 5/9 आएगा, तो देखो ये इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है। अब देखो किसी के दिमाग में जाएगा सर ये इक्वल कैसे नहीं, देखो अरे बाबू ये देखो 1/2 है, ये 1/2 है, ये दोनों इक्वल है और 5/9 के साथ ये इक्वल नहीं है। तो ये जो कहानी बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, ये थर्ड वाले को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसकी नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप एलिमिनेशन मेथड कोई भी मेथड निकालकर हमें आप बताएं कि आखिर ये नो सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है। तो देखो मैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो बड़ा इजी मेथड आप समझो कि एलिमिनेशन लगाते हो तो क्या समझ में आता है कि किसी हम एक वेरिएबल को क्या करते हैं एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं। तो हम लोग यदि यहाँ पर दिमाग चलाएं तो पता चल रहा है कि हम सोच रहे हैं कि y को एलिमिनेट करें, तो आपको पता चला कि ये 8 है, ये 4y है, तो आखिर 4y में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8y बन जाएगा। तो 2 से करेंगे, तो फर्स्ट को 2 करते हैं और सेकंड क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 8y = 10 और ये इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो जैसा है वैसा, और इसमें साइन लगाएं। जैसे ही किया गया देखा गया कि अरे हमने सोच रहा था y को कैंसिल करने के लिए पर यहाँ पर तो x भी चला गया। अब जब x और y कुछ बचा ही नहीं तो किसका सॉल्यूशन निकालोगे, आंसर किसी का नहीं निकालोगे। तो क्या पता चला कि x और y के यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा x और y की कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आया समझ में सबको कि x और y की सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो x और y का नहीं सॉल्यूशन होने के पीछे क्या वजह थी, ये चीज हमने बड़ा अच्छा से समझ लिया, ठीक है। कि जब ऐसे वाले सिचुएशन में होता क्या है कि जैसे ही आप कट करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि दोनों जो x और y की वैल्यू होगा वो क्या होता है कट हो जाता है, और जब दोनों में कुछ बचेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे उसको कुछ नहीं लिखोगे। समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये वजह है, तो ये तीन कंडीशन इसीलिए ये बनाया गया है कि कब कंसिस्टेंट यूनिक होगा, कब कंसिस्टेंट इनफाइनाइट होगा और कब इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। कब कंसिस्टेंट यूनिक होगा, कब कंसिस्टेंट इनफाइनाइट होगा, कब कंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा ये लिखने का क्या तरीका है, बड़ा सा इजी है। x का कोएफिशिएंट लिख लो a1/a2, y का कोएफिशिएंट लिख लो b1/b2 और कांस्टेंट। अब बहुत लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप एग्जांपल लिए थे इक्वल की इधर रखे, आप इधर लिए थे, अरे इसको इधर कर दो ना कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इधर भी रखते तो -5/9 आता, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता ना, तो बात बराबर ही, आप उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशियो होता है x का कोएफिशिएंट, एक रेशियो होता है y का कोएफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट का रेशियो।
जब भी ये रेशियो लेते हैं विद द कोफिशिएंट प्लस माइनस के साथ सोच कर लेते हैं, ये नहीं कि ऑलवेज प्लस में ही लेते हैं। माइनस में रहेगा तो माइनस में लेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लेंगे। तो इस तीन कंडीशंस के हिसाब में हमने ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, जब ये C1 C2 में कोई एक एटलीस्ट, देखो यहां पर ये चीज समझना कि जब एटलीस्ट वन ऑफ C1 एंड C2 नॉन जीरो, मतलब इसमें से कोई एक नॉन जीरो होता है C1 C2 में, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है। और जब व्हेन C1 और C2 बोथ जीरो हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशंस। जब C1 C2 जीरो हो जाता है तो होमोजेनियस इक्वेशंस हो जाता है। अब समझो कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या है? जीरो, और a2x प्लस b2y भी क्या है? जीरो। तो ये जो सिस्टम ये किसका है? होमोजेनियस का है। तो अब इसमें यदि पहला कंडीशन कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 रहेगा, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। और इसमें से एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो तो ऑलवेज होगा। ये वाला जो चीज होगा ये ऑलवेज होगा। अरे x जीरो y जीरो तो दोनों को हमेशा सेटिस्फाइड करते रहेगा। और जिस टाइम a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन x बराबर जीरो और y बराबर जीरो ही ऑलवेज रहेगा। और जिसके कारण ये भी क्या बन जाएगा? कंसिस्टेंट। और क्या बन जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि कोई भी सिस्टम ऑफ दो लीनियर इक्वेशंस में इनकंसिस्टेंट कभी इसमें होगा ही नहीं। इसमें देयर इज नो कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। इनकंसिस्टेंट कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि x बराबर जीरो और y बराबर जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होगा ही। अरे x जीरो रखो y जीरो रखो, ये जीरो करके जीरो बराबर जीरो ऑलवेज होगा। ये हो गया होमोजेनियस टाइप और ये हो गया नॉन होमोजेनियस टाइप। ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा टाइप का आएगा तो आप इस तरीका से समझ सकते हो। और दूसरी बात, यदि कोई बोलेगा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन से वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे कि C1 C2 को क्या कर दो? जीरो कर दो। आगे समझ में? यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो ये तो हमने सारे कंडीशंस लिख दिया और समझा दिया कि किस तरीके से होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है। इसके रिलेटेड कितने भी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला हम लोग आते हैं क्वेश्चंस कि पूछा जा रहा है कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17 दिया हुआ और एक दिया गया है कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो पूछा जा रहा है कि किस टाइप का ये सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे a1 by a2 कितना होगा? 2 by 5। b1 by b2 कितना होगा? 5 by 3। और c1 by c2 कितना होगा? 70 by 14। इससे पता चल रहा है कि a1 by a2 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है? b1 by b2। यानी ये किस चीज को बताता है? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, पता चल। यूनिक सॉल्यूशन में तुम्हें C1 by C2 इक्वल भी रह सकता है, नहीं भी इक्वल रह सकता है। यूनिक सॉल्यूशन में C1 by C2 इक्वल भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता, मगर ये कंडीशंस हमेशा होना चाहिए। लो पहला प्रॉब्लम्स हो गया तैयार। ठीक है। अब बोल रहा है कि 4x plus 6y is equal to 7 और 12x plus 18y is equal to 21। अब पूछा जा रहा है कि किस टाइप का है। तो a1 by a2 4 by 12, ये कैंसिल होकर कितना हो गया? 1 by 3। b1 by b2 6 by 18, ये भी कैंसिल होकर 1 by 3। और c1 by c2 7 by 21, ये भी कैंसिल होकर 1 by 3।
यहां से क्या पता चल गया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों क्या है, इक्वल है। यानी किस चीज को बता रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, समझ गए ना, ये भी पता चल गया क्या होगा। समझ में आ गई। अब एक दिया है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 21। तो देखो a1/a2 3 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 1/2। b1/b2 मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट, तो 4/8, ये भी क्या हो गया 1/2। और c1/c2 8/21। तो यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा ये, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तीन टाइप के पहले प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हो रहेगा, पूछा जाएगा कि किस टाइप का है। कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है कि यदि यूनिक है तो इसको सॉल्व करके दिखाओ, इस पे तो सॉल्व होगा ही। ये समझ में आ गए सबको कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब यदि क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus 2y is equal to 3 और 3x plus ky is equal to 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब पूछा जा रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखो जो चीज बोला जाएगा वो कंडीशंस आप क्या करो, लगा दो। तो देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1/a2 कितना है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k। तो यहां पर से क्या पता चल रहा है कि k की वैल्यू क्या होगा, k नॉट इक्वल टू -6। यानी k क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, -6। तो क्या समझोगे कि इसमें सारे रियल वैल्यू k का हो सकता है अदर देन -6। तो क्या देगा, तो यहां पर क्या होगा कि k की वैल्यू जो होगा ऑल रियल एक्सेप्ट -6, ऑल रियल एक्सेप्ट -6। मतलब -6 को छोड़ के जो भी चीज रखोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तुम -6 रख दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ये a1/a2 और b1/b2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो इसको ऐसे बना देना। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, kx plus 3y is equal to k minus 2 और 12x plus ky is equal to k। ठीक है, ये सीबीएसई 2000 में क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, 10th बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इस पे पूछा जा रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। k के किस वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो kx plus 3y इज इक्वल टू k माइनस 2 और फिर है 12x plus ky इज इक्वल टू k। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना। ठीक है, तो कंडीशंस के हिसाब से ही आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कि क्या चीज होना चाहिए। देखो नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो a1/a2 क्या होगा, k अपॉन 12, b1/b2 3 अपॉन k और c1/c2 k माइनस 2 अपॉन k। ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके हमें केस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि केस में हमें क्या क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कि के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, तो के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा और ये फुलफिल होना चाहिए। तो देखो हम लोग k अपॉन 2 और 3 बाई k को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36, तो k की वैल्यू कितना आ रहा है प्लस माइनस 6, यही k की वैल्यू आया ना। अरे हमें नहीं वाला बताना है, नहीं ये बताना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केस ले लेते हैं पहला कि जब k की वैल्यू 6 होगा तब ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो देखो क्या होगा 6 अपॉन 12 3 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू 6 माइनस 2 अपॉन 6, ये कितना हो गया 1/2 और ये हो गया, ये क्या हो रहा है 4 अपॉन 6, यानी 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 2/2। हाँ ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, यानी k इज इक्वल टू 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला में हम लोग क्या बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केस 2। इसमें k की जगह पर क्या लेंगे -6, तो -6 अपॉन 12 3 अपॉन -6 और -6 -2 -6, तो -1/2 -1/2 और -8 अपॉन -6, तो -1/2 -1/2 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ये भी क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू -6 भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमें समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी हमें k की वैल्यू बताना है, इक्वलिटी से करके फिर दोनों केस में कर देते हैं। बाय द वे हमें इसमें से कोई रखते और ये होल्ड नहीं करते रहता है, क्या करते रहता है, होल्ड कोई नहीं करता, तब हम लोग उसको वो वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड टाइप का, और भी अगला टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और भी देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाया जा सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस 3x + y = 1 और 2k - 1 * x plus k - 1 * y = 2k + 1। इसमें भी बोला जा रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए इसकी नो सॉल्यूशन। देखो फिर से क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, तो देखो क्या होगा 3 अपॉन 2k - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k - 1, कोएफिशिएंट को लिख के जाना है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, यही आएगा। तो पिछले बार हमने क्या किया था, जो इक्वलिटी था उससे हमने क्या निकाल लिया था, k की वैल्यू निकाल लिए थे, ठीक है। और फिर k की वैल्यू निकालकर हमने उसको चेक करके देख लिया था कि किस तरीके से क्या क्या बन सकता था। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 अपॉन 2k - 1 और 1 अपॉन k - 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से आ जाएगा कितना 3k - 3 और 2k - 1, तो k इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इसमें, तो 3 अपॉन 4 - 1 1 अपॉन 2 - 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 + 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 1 अपॉन 1 1 अपॉन 5, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। तो फिर से यहाँ पर समझ में आ गया कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन वाला भी हमने बनाना सीख लिया और हमने यूनिक सॉल्यूशन वाला भी हमने सीख लिया। अब बचा इनफाइनाइट वाला, वो देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि 2x - 3y = 7,
और फिर है k प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2k प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 5k माइनस 4। अब बोला जा रहा है k के किस वैल्यू के लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो कंडीशंस होता है वो दिमाग में लेकर आओ तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 by a2 is equal to b1 by b2। a1 by a2 x का कोएफिशिएंट मतलब 2 upon k plus 1, ये होगा -3 upon 2k plus 1 और ये होगा ये तीनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो कंडीशंस लिखेंगे तो क्या पता चलेगा, 2 अपॉन k प्लस 1 -3 अपॉन 2k प्लस 1 और 7 अपॉन 5k माइनस 4। ठीक है, ये भी सीबीएसई 2008 में आया हुआ, ये भी क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से बोर्ड में आया था क्वेश्चंस। अब ये हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए ये चीज पता करते हैं, ठीक है, कि k के किस वैल्यू के लिए। तो एक क्या बनाते हैं, एक बार 2 अपॉन k प्लस 1 को इक्वल करते हैं -3 अपॉन 2k प्लस 1 से। क्या करते हैं, 2k प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पर 2k माइनस 1 करना, यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे भी माइनस। सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4k माइनस 2 माइनस 3k माइनस 3, ये हो जाएगा 7k। और ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चंस को एक बार मैच कर लेते हैं। क्या करना चाह रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा, ये है 1 माइनस 2 और ये भी है 1 माइनस 2k, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 2k। y इज इक्वल टू 5k माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 4k माइनस 3k माइनस 3, ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू -5। तो k की वैल्यू एक क्या है सॉल्व करके 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि -3 अपॉन 1 माइनस 2k को इक्वल कर देंगे 7 अपॉन 5k माइनस 4। ये आ जाएगा कितना, -15k प्लस 12 और 7 माइनस 14k। ये इधर आएगा तो माइनस के, ये इधर आएगा तो -5। तो k की वैल्यू क्या आ गया 5। यानी हमने किया क्या, एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर दिया और एक बार इसको इसके साथ इक्वल कर दिया। ये दोनों को इक्वल किए, ये दोनों को इक्वल किए। अब सवाल ये उठता है कि जब इसको इसके साथ इक्वल किए इसको, तो ये भी इसके साथ क्या होगा, इक्वल ही होगा। अरे होगा, तो जो इसके इसके साथ k की वैल्यू आया जिसके लिए इक्वल, और इसके इसके साथ जो k की वैल्यू आया वो ऑब्वियस वो k की वैल्यू के लिए भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, k की वैल्यू फाइनली क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, तो 2 अपॉन 5 प्लस 1 और -3 अपॉन 1 माइनस 10 और 7 अपॉन 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 -3 अपॉन -9 और 7 अपॉन, अच्छा 5 था ना तो यहाँ पे 25 हो गया, तो 21, ये हो गया 1/3 1/3 और 1/3। तो तीनों इक्वल है, यानी k इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 5 आप बोल सकते हैं।
इसमें केस ऐसे बना सकते थे, ये इसके साथ इक्वल कर देते, ये इसके साथ, फिर भी आंसर आपका वही आ जाता। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें पता चल गया कि क्या करने की जरूरत है। ठीक है, अभी हम लोग और भी प्रॉब्लम्स से सीखेंगे कि और भी आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मगर आज इतना तक ही करेंगे, इसके और भी हम टाइप्स की प्रॉब्लम्स को लेकर हमको बताएंगे कि कैसे कैसे और होता है। ठीक है, तो जनरली ये चीज हमें पता चल गई। इसके बाद जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हम बताएंगे।